यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो चतुश्रेणी कर्मचारी की जो डीवी की जो चेकलिस्ट है उसको एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी के डॉक्यूमेंट अधूरे हैं तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो गया, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे डीएम जरूर करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो देखो, ये अपने कल या परसों एक चेकलिस्ट आई थी, उसमें आपको एकदम मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ। ये ऊपर के तो कोई काम के नहीं, ये तो सारे वो अधिकारियों के काम के है। अपने काम की जो चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले बात करता हूँ दस्तावेज सत्यापन के दौरान जांच किए जाने वाले बिंदु। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपके कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो जांच होगी। देखो ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि अगर छोटी सी लापरवाही भी आप बरतोंगे तो आपका डीवी कैंसिल हो सकता है और आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो देखो सबसे पहले आपका मूल निवास चेक होगा। आपका ये मूल निवास प्रमाण पत्र है, फिर है आयु संबंधी है। आयु संबंधी में देखो 10th की जो मार्कशीट है वो चेक हो सकती है, या अपने जो 12th है या आपने जो ग्रेजुएशन की है तो वो हो सकती है। अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आधार कार्ड को एक बार अपडेट करवाइए, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। फिर यह श्रेणी कि आप किस श्रेणी के हैं, आप ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस की श्रेणी के हैं वो भी आपको एकदम चेक होगी। फिर आपका है कि ये जो हैंडीकैप जो सर्टिफिकेट होता है वो चेक होगा। फिर आपके विधवा या परित्यक्ता जो श्रेणी है उसका होगा, और भूतपूर्व श्रेणी को उत्कृष्ट खिलाड़ी, इनका भी जो डॉक्यूमेंट है वो एकदम परफेक्टता से जांच होगा। फिर आते हैं हम दूसरे, यहाँ आपको नाम लिखना है अपना। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, अभ्यर्थी के पिता का नाम आ जाएगा, ये तो डिटेल आप भर दोगे। फिर दूसरी चीज़ है, अब देखो अब ये काम क्या है। अगर इसमें ये लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी के नाम या उसके पिता या माता पिता के नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, उप श्रेणी, वैवाहिक स्थिति आदि अभ्यर्थी के वास्तविक दस्तावेज मिलान किया जाना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके जो 10th की मार्कशीट है उसमें आपके पिताजी का नाम अलग है और अपना जो आधार कार्ड है उसमें अलग है, तो आपको ऐसा मिसमैच नहीं चलेगा। आपको फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप अपना जो आधार कार्ड है वो एक बार अपडेट ज़रूर करवाएं। फिर बोर्ड में आगे चलते हैं अपन। फिर यह है आयु सीमा। तो देखो आयु सीमा में देखो ये इसकी जो गणना हुई है वो 1 जनवरी 2026 तक हुई है कि 1 जनवरी 2026 तक आप कितने साल के होने चाहिए। अब सामान्य की अगर मैं बात करूँ तो सामान्य में 1 जनवरी 2026 तक अधिकतम जो आयु है वो है 40 साल। आप 40 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 40 से एक दिन भी अगर आप ज़्यादा हो तो आपका जो फॉर्म है या डीवी जो करवाएंगे उस टाइम पता चल जाएगा, तो आपका जो ऑलरेडी ये रिजेक्ट हो जाएगा। फिर है अपने महिला की, सामान्य महिला में अगर बात करें तो 45 वर्ष है। फिर एसटी, एससी, ओबीसी इसमें भी 45 वर्ष है, और महिलाओं के लिए 50 वर्ष है। और वहीं हम बात करते हैं विधवा या परित्यक्ता की सीमा नहीं है। आप 60 साल से पहले पर, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व, मतलब आपके 60 साल से कम होना चाहिए तो भी चल जाएगा। फिर भूतपूर्व सैनिक के 50 वर्ष दिया हुआ है, और जो दिव्यांगजन है उनको क्या 5 साल की और छूट दी गई है। फिर बात करते हैं अपन कि पात्रता। ये देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है अपने पात्रता। इन बोर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा आपकी जो पात्रता है, जैसे 10th है, 12th है, इस पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देगा। तो इसी पर जो है वो एकदम अच्छी तरह से आप पर वो जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उनकी सही तरह से जांच करेगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में लोग जो है बहुत ही ज़्यादा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कहीं से भी अनुभव प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा लेकर अपनी नौकरी ले रहे हैं। अब पात्रता में देखो कि आपने जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरा है, जिसमें भी आपने जो शैक्षणिक योग्यता भरी, उस शैक्षणिक योग्यता की में जो भी डिटेल है वो आपकी सेम होनी चाहिए अदर डॉक्यूमेंट में। जैसे ऐसे नहीं है कि 10th में आपका नाम अलग हो और आपने जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया तो उसमें थोड़ी सी मिसमैच हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। फिर दूसरा पात्रता का हो गया, जैसे कि मैंने बता दिया था। अब देखो क्या होता है कि जैसे आपने ड्यूटी चार्ट, ये आपका नहीं है। फिर ये है अपना प्रमाणित प्रति, शैक्षणिक शुल्क की रसीद, छात्र उपस्थिति, ये आपका काम का नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, ये है सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कमेंट आया कि सर मेरा एससी, जनरल, ओबीसी इनमें जो लास्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उस डेट का नहीं है, तो हम क्या करें। तो बता देता हूँ कि देखो, एक तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके ही जो डॉक्यूमेंट है वो 3-3 साल की वैलिडिटी रहती है, और ईडब्ल्यूएस तो हर साल बनता है। तो अगर आपके पास लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वहाँ तक नहीं है आपका, तो आप एक साथ अपने साथ एक शपथ पत्र लेके जाइए। तो शपथ पत्र आपके लिए बेनिफिट है। शपथ पत्र से क्या होगा कि आपको शपथ पत्र में क्या लिखना है, देखो शपथ पत्र में ये लिखना है कि जब लास्ट डेट थी उस टाइम और उससे पहले और उसके बाद मैं इस श्रेणी
कि मैं इस श्रेणी में आता हूँ या आती हूँ, ऐसा कुछ आप लिख देना। और जैसे कि एसटी और एसटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनका तो एक बार बनता है तो वो चलता रहता है। फिर है अपने ये श्रेणी का हो गया अपना। फिर इसमें आया है ये विधवा श्रेणी। देखो विधवा श्रेणी में क्या होता है, देखो अगर आपके पास वो डाइवोर्स का एक वो हो, डाइवोर्स हो या परित्यक्ता हो या विधवा हो, तो इनका आपके पास एकदम अच्छे गैजेटेड अधिकारियों द्वारा जो सील लगाया हुआ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक पुनर्निर्णय करने आप देखो क्या होता है, जैसे फॉर्म में आपने तो भर दिया विधवा, पर आप विधवा नहीं हो या आप कोर्ट के द्वारा भी आपका केस चल रहा है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। विधवा में या परित्यक्ता की अगर मैं बात करूँ तो परित्यक्ता में डाइवोर्स की बात करता हूँ। डाइवोर्स में जो कोर्ट के द्वारा जो अंतिम आदेश आएंगे तो उसकी एक कॉपी लगेगी, वो कॉपी होगी तभी वो डाइवोर्स की श्रेणी में उनको गिना जाएगा। जैसे कि ये मैंने बता दिया था विधवा वगैरह। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए वही नियम है कि आपके पास वो खेल संबंधी या वो प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके साथ। और इसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी हो गया। भूतपूर्व सैनिकों का भी आपके पास एक एनओसी होनी चाहिए, और साथ ही बोर्ड वो आपकी पेंशन की एक स्लिप आती है वो भी होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग प्रमाण पत्र की भी जांच होगी, उसमें भी एक लगभग आपके 40% तक तो हैंडीकैप होना चाहिए। 40% से कम अगर आप हैंडीकैप होंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मूल निवास तो पता ही है कि अगर आपका 10 साल से ज़्यादा अगर मूल निवास पुराना है तो आप बना लीजिए नया, नहीं तो अगर आपके पास 2 या 3 साल का मूल निवास बना हुआ है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संतान संबंधी इसमें यह कहा कि अगर आपके 2 से ज़्यादा संतान है तो वैसे भी सिलेक्शन होना नहीं है। अगर 2 से कम है फिर भी आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि मेरी जो वर्तमान में जो संतान है वो 1 है या 2 है, 2 से अधिक नहीं है। फिर अन्य में तो देखो धूम्रपान वगैरह हो गया, ये चेकलिस्ट है। अब मैं बता देता हूँ, देखो क्या होता है, जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी सबकी 2-2 फोटोकॉपी लगेगी, एक होगा ओरिजिनल। इनके 3 सेट बनेंगे। जैसे मान लो मेरे पास 10वीं की मार्कशीट है तो 10वीं की मार्कशीट के 2 तो मैं फ़ोटोकॉपी कर लूँगा, एक मैं रखूँगा ओरिजिनल। तो इनके 3 सेट बनेंगे, दो सेट बनेंगे फ़ोटोकॉपी के और एक सेट बनेगा अपना ओरिजिनल का। जो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र, ये सब आपको वापस दे दिए जाएंगे। बाकी जैसे अपने एनओसी है या वहाँ जमा कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।